नमस्कार। और इस महीने की धन की बात में स्वागत करता हूं आपको। और इस महीने हम फोकस करेंगे हमारे इकोनॉमी के ऊपर और उसका असर मार्केट के ऊपर कैसा लग रहा है। तो शुरू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन। जाहिर है कि आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो पहली चीज है, शुरुआत में हमारी पॉइंट में साफ से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे व्यू में इंडिया अभी भी पोस्ट कोविड सिनेरियो की रिकवरी वेव में ही चल रही है। सेकेंड वेव आए या थर्ड वेव आए वो बात अलग है, मगर इकोनॉमिक रिकवरी जारी है, वही हमारी ये है। तो सेकेंड वेव में क्या हुआ था और डरावट क्यों आई थी? क्योंकि जो राज्य में इसका असर बहुत ज्यादा था, यानी जैसे महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या गुजरात, वहां पे जीडीपी का हिस्सा इंडिया के अंदर भी ज्यादा है। यानी ये 5 राज्यों को हम कुल मिला के देखें तो करीबन 50% अपने देश की जीडीपी इन्हीं राज्यों से कंट्रीब्यूट होती है। तो नेचुरली डरावट आ दी गई थी कि अगर सेकेंड वेव बहुत जारी रही तो शायद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बहुत असर लग सकता है। और उस स्थिति के ऊपर ही हमने देखा कि कई मार्केट के एक्सपर्ट ने ओरिजिनल जो 12% की जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे, उन्हें 100-200 पॉइंट उसको नीचे करा के आज 9.5-10 की बात चल रही है। राइट। मगर अच्छी बात यह भी है कि इन 5 राज्यों में भी अभी वो पीक, सेकेंड वेव का पीक हो चुका है ऐसा लग रहा है, और धीरे धीरे कम हो रहे हैं नए केसेस। तो शायद जून एंड के अंदर वापस एक नॉर्मल लॉकडाउन के बगैर एक नॉर्मल लाइफ शुरू होने की आशा हम रख सकते हैं। तो वो पहली बात है सेकेंड वेव के बारे में। और उसको जो अगर इकोनॉमिक आंकड़े देखें तो सेकेंड वेव का असर ई वे बिल्स में जरूर हमें दिखा, क्योंकि मार्च और अप्रैल में दिखे, अप्रैल में थोड़ी गिरावट आ गई थी ई वे बिल में। उसके साथ परचेस मैनेजर की इंडेक्स सर्विसेज की और मैन्युफैक्चरिंग दोनों 50 के ऊपर है, मगर एक स्टेबलाइज हो गई है और ज्यादा बढ़ नहीं रही है। तो ये भी एक सेकेंड वेव का असर हम समझ सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम हम देखें तो जीएसटी कलेक्शंस तो जबरदस्त बढ़ रही है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का असर, एक जीएसटी कलेक्शन एक तरह का इंडेक्स होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, वो बता रही है कि उतना असर नहीं है जितना कि उम्मीद किया जा रहा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। राइट। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी देखिए, करीबन 7% की करेक्शन थी उस पिछले महीने में। और उसके साथ सेकेंड वेव को कंट्रोल करना और थर्ड वेव अगर आ गया तो उसका भी असर को कम कराने के लिए रास्ता एक ही है मेडिकल तौर पे, वो है हमें वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा। तो अब तक की वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, मैं 15 मई तक ये डेटा लिया हूं। तो वहां पे देखिए ये लाइट ब्लू शेड में नीचे जो दिख रहा है उसमें दिखता है कि करीबन फुल्ली वैक्सीनेटेड और एक डोज वाले, फुल्ली वैक्सीनेटेड अब तक 3% ही हमारे पॉपुलेशन में हमने अब तक कवर किया है, और एक डोज पाने वाले करीबन 10%, यानी 90% को अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो यही है कारण कि सेकेंड वेव इतनी आसानी से बढ़ सकती थी। तो अब आने वाले दिन में स्थिति कैसी हो सकती है? पहली चीज है कि हम वैक्सीन के लिए एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। दूसरी चीज है कि इंपोर्ट भी करने लगे हैं, जैसे स्पुतनिक रशिया वाली वैक्सीन। इसके कारण अगर हम 3 सिनेरियो करा दें कि अब तक की स्थिति, यानी रेट ऑफ वैक्सीनेशन जो चल रही है, अगर वो जारी रही तो 70%, एक ऐसा आंकड़ा है कि 70% अगर हमारी पॉपुलेशन, राइट, वैक्सीनेट हो गए तो समझिए कि हर्ड इम्यूनिटी बन के ओवरऑल ये कोविड वायरस बाकी की तरह एक इन्फ्लुएंजा या मीजल्स या स्मॉल पॉक्स की वायरस की तरह ही उसकी इफेक्ट होगी, बहुत बुरी असर नहीं आएगी। तो ये 70% एक टारगेट है। अगर करंट रेट पे वैक्सीनेशन चली तो अगले साल, एक और साल यानी जुलाई 2022 तक ही हम वो 70% का लेवल पहुंच कर चुके हैं। अगर मगर कुछ होके हम वैक्सीनेशन को हाफ द रेट पे हमने कंटिन्यू किया, शॉर्टेज आ गई, तो समझिए कि और एक साल का फासला आ जाएगा। मगर उम्मीद क्या कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि अब दुगना तेजी से हम वैक्सीनेशन को बढ़ाएंगे, और अगर ऐसी हालत में हमने
पूरे देश को वैक्सीनेट करने की कोशिश की, तो दिसंबर 21 तक, यानी इस साल के अंत तक ही हम 70% कवर कर सकते हैं। अगर वो स्थिति आ गई तो समझिए कि जीडीपी के ऊपर उतना असर नहीं होगा जितना भी आज तक हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये एक होप है कि गवर्नमेंट जबरदस्त वैक्सीनेशन को बढ़ाकर इस साल ही इसको 70% लेवल को कंट्रोल कर सकती है। तो ये एक होप है जो मार्केट को थोड़ी सपोर्ट दे रही है, राइट। तो इसके साथ और एक चीज जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर असर को बहुत कम करवा रही है, वो है जुगलबंदी जो गवर्नमेंट और आरबीआई साथ में कर रहे हैं, राइट। तो आरबीआई ने पहली तरफ लिक्विडिटी भयंकर पंप किया है इकोनॉमी में, बैंक्स के जरिए, एनबीएफसी के जरिए, और सेकंड चीज उन्होंने रेट का भी कटौती किया है, ताकि इसके वजह से बैंक और एनबीएफसी ने भी अपने लेंडिंग रेट्स को कम करवा दिया है। तो ऊपर वाला लाइन जो काला लाइन दिख रहा है वो है कि एग्जिस्टिंग लोन पे ही इतना रेट कट हुआ है, यानी जो लोन ऑलरेडी दे चुके हैं उसमें भी कटौती आ गई है बोरोर्स की बेनिफिट के लिए। और ये नीचे वाला ब्लू लाइन नए लोन्स के ऊपर, जैसे आपको दिख रहा है, नए लोन्स की रेट तो बहुत जबरदस्त गिर गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि इसके थ्रू एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट जबरदस्त मिल रही है, राइट। इसके साथ आरबीआई ने कामत कमेटी के जरिए जो मॉरेटोरियम की एक्सटेंशन करने की बात हो रही थी, उसको ढालकर उन्होंने एक रिस्ट्रक्चरिंग रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाकर 66% रेटेड कंपनियों को इसका बेनिफिट मिल गया। तो इसके साथ बैंकों ने भी अपनी कार्यक्रम बहुत सुस्ती से चलाई, यानी टॉप बैंक्स का नाम लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखे कि जैसे ही कोविड आ गई और आरबीआई ने लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को कम करवा दिया, उन्होंने जो प्रॉफिट की बढ़ोतरी है उसमें से अधिक प्रोविजन भी करवा दिया फ्यूचर एनपीए के लिए। समझ रहे हैं आप? तो पहले वाली दिसंबर 19 वाली बात और सितंबर 20 वाली बात में फर्क देखिए, करीबन 10 से 15% ज्यादा उन्होंने प्रोविजन बढ़ा दिया, ताकि फ्यूचर में अगर एनपी आ गए तो भी ये प्रोविजन को राइट बैक करके वो अपने क्वार्टरली प्रॉफिट को बचा सकते हैं। तो ये बहुत स्मार्ट चीज बैंकों ने किया है। और इसके अंदर स्पेसिफिकली कोविड के लिए उन्होंने करीबन 1.5% प्रोविजन अलग रखा है कोविड रिलेटेड डिफॉल्ट के लिए। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की हालत बहुत बढ़िया है, क्योंकि 90% से ज्यादा, राइट, कई बैंकों के कलेक्शन एफिशिएंसी डिस्पाइट कोविड अभी भी जारी है। तो ये बात एक सपोर्ट दे रही है मार्केट को कि ओवरऑल हालत में बैंक ने अपने कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया है, राइट। तो ओवरऑल इस चीज के कारण हमारी जीडीपी की ग्रोथ की आउटलुक, अभी तक हम इस क्वार्टर के आउटलुक में 28% जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, मगर ये 28% इतना ज्यादा है क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर, क्योंकि सभी आंकड़े YOY ही रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि 24% नेगेटिव था इसलिए आपको दिख रहा है 28%। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका असर नीचे नीचे होके इस साल में 10 से 13% की जो आउटलुक है उसका आना क्या 10 के नीचे आ सकता है या ऊपर आ सकता है, ये अपनी वैक्सीनेशन की स्टोरी जो मैंने अभी बताई उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर जो भी हालत है हम समझते हैं कि 9 या 9.5 तो जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल साल के लिए जरूर होना चाहिए, राइट। तो ये एक शॉर्ट टर्म आउटलुक जिसके ऊपर हम कह रहे थे कि मार्केट पॉजिटिवली ले रही है, मगर हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि मार्केट की बढ़त खाली एक शॉर्ट टर्म अप्रोच से नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है एफआईआईस के अंदर भी हेज फंड है जिनका बहुत शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है, मगर पेंशन फंड बहुत लॉन्ग टर्म आउटलुक से निवेश करते हैं मार्केट में। तो उन लोगों की जो एक्शन है वो आज मार्केट को बढ़ा रही है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर में, क्योंकि ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कोविड 2 साल 3 साल तक चल सकती है, यानी 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में कोविड का जो भी बुरा हाल है वो सुधर के हमें फ्यूचर अच्छी दिख रही है, ये मानना है कई लॉन्ग टर्म मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। क्यों ऐसे ये मान रहे हैं, क्यों अभी भी पैसा आ रहा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को? क्योंकि 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल पॉजिटिव जारी है हमारे इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ यानी सस्टेन्ड डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ आने की आशा
दिलवा रही है हमारे देश को। तो ये 3 सेक्टर है, एक हाउसिंग सेक्टर, दूसरा जो पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और तीसरा जो करीबन 111 लाख करोड़ की निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये 3 बातें हम क्विकली कवर कर लेते कि क्या हालत है जो इसको एक पॉजिटिव स्ट्रक्चरल हम कह रहे हैं। तो पहली चीज है कि होम लोन में एक तरफ आरबीआई ने रेट कट करके बैंक ने भी कॉम्पिटिटिव रेट्स को 7% के नीचे गिरा दिया है, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी स्टेबल रही है, और इनकम्स भी लोगों की ज्यादा कुछ गिरी नहीं है कोविड के टाइम में भी। तो इसके कारण आज अफोर्डेबिलिटी लेवल जो कह रहे हैं 27%, यानी एक व्यक्ति के महीने की आमदनी में से खाली 27% की जरूरत है एक घर खरीदने के लिए। ईएमआई इज ओनली 27% ऑफ टोटल इनकम। तो ये हालत कब 2003-4 में लास्ट हमने पाई थी। तो इट्स अ बेस्ट एवर टाइम टू बाय अ हाउस फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी पर्सपेक्टिव। ये मुंबई की बात कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये होता है। तो आज प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशो जो 6.5 के लेवल पे थी, आज करीबन 4.25 के लेवल पर गिर चुकी है। और बात ऐसी बनती है कि खाली रहने के लिए घर नहीं, अगर भाड़े में देने के लिए भी आप घर रहे, रेंट लेने के लिए, फिर भी आज स्थिति बहुत बढ़िया है। क्योंकि कुछ साल पहले अगर आप लोन लेते और लोन पे आपको टैक्स कट भी मिलता है ना बोरोइंग पे, तो वो एडजस्टेड इंटरेस्ट कॉस्ट को लेके और रेंटल यील्ड जो मिलती है प्रॉपर्टी से, उसको अगर कंपेयर करें तो फासला था करीबन 7% का। यानी आपको अपने हाथ से 7% महीने के ऊपर महीने डालना पड़ रहा है ताकि आप वो रेंट वाली घर खरीद सकते हैं। आज वो डिफरेंस खाली 3% हो गई है, यानी आधा का आधा। यानी आज अपने तनखे से अगर आपने खाली 3% कंट्रीब्यूट किया ईएमआई के थ्रू, तो आप एक रेंट में देने के लिए भी एक घर बोरो कर सकते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर एक पावरफुल ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि एक हाउसिंग, एक घर बनने से करीबन 10-12 सेक्टर को कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ती है। कैसे? सीमेंट तो आपको पता है, स्टील तो जरूरत है घर बिल्ड करने में, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम वायर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जरूरत है, फिर पीवीसी पाइप्स की जरूरत होगी प्लम्बिंग के लिए, फिर टाइल्स की जरूरत होगी फ्लोरिंग के लिए, फिर आपको सैनिटरी वेयर की जरूरत होगी, पेंट की जरूरत होगी, वुडवर्क की जरूरत होगी, फिर हाउसिंग लोन कंपनियों को भी बिजनेस बढ़ेगा इसके कारण, और फाइनली ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल ये हाउसिंग का इंपैक्ट, और गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम है ना आधार हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2024। तो ये सब कार्यक्रम के कारण हाउसिंग एक बड़ा कैपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे इकोनॉमी को दिलवा सकता है, और आज स्थिति, तो माहौल उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो पहली सेक्टर जो एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी इंडिया को दे रही है वो है हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर। सेकंड, हम पीएलआई की बात करें। पीएलआई माने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जो भी नया एक सेक्टर उन्होंने चुना है, करीबन 13-15 सेक्टर उन्होंने इनिशियली चुना था गवर्नमेंट ने, कि अगर इन सेक्टरों में किसी ने नया कैपेसिटी लगाया, खास करके फॉरेन मैन्युफैक्चरर, तो उन्हें करीबन 5 साल के लिए 5 से 6% सेल वैल्यू, यानी सेल्स माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, इस वैल्यू एडिशन के ऊपर 5 से 6% सब्सिडी गवर्नमेंट उनको 5 साल के लिए देगी। तो समझिए कि उनके लिए उनकी एक्चुअल कॉस्ट जो सेटअप कॉस्ट है उसका पूरा कवरेज गवर्नमेंट कर रही है। तो ऐसी सेक्टर में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। कहां? क्योंकि जो सेक्टर इन्होंने चुना है वो सेक्टर है जहां पे आज चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये चाइना के ऊपर कंसंट्रेशन, चाइना से चाइना प्लस वन एक स्ट्रेटेजी आज हो रहा है कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो अब तक चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो चाइना से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी में हमारी भी मौका बनती है। और ये क्यों चाइना से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं वो कुछ स्लाइड के बाद मैं आपको बताता हूं। पहले समझ लीजिए कि ये अनाउंसमेंट करीबन $150 बिलियन नई सेल्स और $70 बिलियन वैल्यू एडिशन हमारे देश को दिलवा सकता है, और यहां तक कि करीबन ऑलमोस्ट 2% जीडीपी ग्रोथ खाली पीएलआई स्कीम से हमें मिल सकती है। तो ये बहुत पावरफुल स्कीम है। तो पीएलआई की सेक्टर को बेनिफिट छोड़िए, अगर ये पीएलआई के सेक्टर में नए कारखाने आए तो कारखाने बनाने में सीमेंट, स्टील
और जो इक्विपमेंट वहां पे चाहिए, कैपिटल गुड्स, उनकी डिमांड जबरदस्त बढ़ सकती है। तो ये पीएलआई का भी एक बहुत बढ़िया मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है। और ये पीएलआई एक नया रूप है, पुराना जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसको अभी रिफाइन करके, फोकस करके गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है। तो खास करके यहाँ पे सक्सेस इनिशियली हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जहां पे फोन्स का हम नेट एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए करीबन $150 बिलियन 5 साल का प्रोडक्शन पीएलआई फॉर हैंडसेट से ही आ सकता है, ग्लोबल मैन्युफैक्चर से। तो आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स का शेयर 25% तक बढ़ गया है, फ्रॉम 13% ही था 3-4 साल पहले। तो ये एक क्षेत्र है जहां पे पीएलआई का असर साफ साफ सामने दिख रहा है, राइट। और फाइनल पॉइंट है मेरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, करीबन 111 लाख करोड़ 2020 से 2025 के अंदर खर्चा करने की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। इसका फाइनेंसिंग कहां से आएगा? कुछ गवर्नमेंट से आएगा, कुछ एफडीआई के रूप से आएगा, वो भी मैं अभी बताता हूँ। कहाँ खर्चा होने वाला है ये 111 लाख करोड़? करीबन एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवे 70% इसको अकाउंट करेंगे। तो इन सेक्टरों में आप देखिए किस चीज की डिमांड होगी। अगेन वापस सीमेंट और स्टील, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब ये पीएलआई और ये एनआईपी की क्या कारण था? मैंने बताया आपको कि इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है न्यू मैन्युफैक्चरर को टैक्स रेट के कट। न्यू मैन्युफैक्चरर अगर यहाँ के कारखाना सेटअप करता है, उसको खाली 17% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पुराना रेट था 35%, यानी आधा का आधा कर दिया है गवर्नमेंट ने। आज पूरे देश के कंपैरिजन में, पूरे दुनिया के कंपैरिजन में हमारे देश बेस्ट टैक्स रेट में है एक नई कारखाने के लिए। और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में और भी काम होना है, मगर जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसके कारण हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग करीबन 79 रैंक की इंप्रूवमेंट दिखा रही है। यानी एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर अगर इंडिया को इवैल्यूएट कर रहा है तो 5 साल पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज वो बहुत पॉजिटिव तरीके से इंडिया को देखेगा। तो ये सबके पीछे कारण क्या है? पीएलआई स्कीम और ये एनआईपी के ऊपर इतना काम, क्योंकि चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी, यानी स्ट्रक्चरली हमारे लिए पॉजिटिव है हमारी लेबर सप्लाई, स्ट्रक्चरली चाइना के लिए नेगेटिव है उनकी लेबर सप्लाई, क्योंकि उन्होंने वन फैमिली वन चाइल्ड पॉलिसी कई साल पहले इंप्लीमेंट किया था। 2017 लाल वाला जो लाइन दिख रहा है, 2017 से देखिए वो लाइन नीचे ट्रेंड हो रहा है। ये चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी हर साल गिर रही है उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन, क्योंकि बुजुर्ग लोग वर्किंग एज से बाहर जा रहे हैं और उतने यंग लोगों की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। वैसे इंडिया की हालत देखिए, हमारे लिए राइजिंग ट्रेंड 2050 तक जारी है, यानी हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन और 30 साल के लिए एक कंटिन्यूअसली बढ़त की टेरिटरी में है। यानी लेबर सप्लाई में इंडिया को मैच करने वाले कोई भी देश नहीं है। तो चाइना से ये स्थिति को देखकर फॉरेन मैन्युफैक्चरर सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेबर सप्लाई गिर रही है। तो कौन से और देश में हम शिफ्ट कर सके हैं? यहाँ पे इंडिया अपने आप को शामिल कर रही है। जो स्टेप्स मैंने अभी बताए, टैक्स कट से लेकर एफडीआई को इनवाइट करने के लिए बहुत सपोर्टिव मेजर्स, पीएलआई वाली स्कीम, ये सबसे हम इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और एफडीआई का चार्ट हम देखें तो कंटिन्यूअसली राइजिंग चार्ट है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आज 3% तक हम पहुंच चुके हैं हमारी एफडीआई फ्लोज। यानी इस साल हमने देखा कि करीबन $80 बिलियन का इनफ्लोज हमें मिला है। वो रिकॉर्ड हाई है ये। FY21 में हमें 81 बिलियन डॉलर की एफडीआई फ्लो मिली। तो ये एक अच्छी खबर है और आने वाले दिन में ये शायद 100 बिलियन और उससे भी ज्यादा दुगना होके बढ़ेगी, ये आशा है पीएलआई स्कीम की लॉन्च करने के कारण, राइट। तो ये वाली चीज ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अगर हम सभी देशों को कंपेयर करें एफडीआई इनफ्लोज एशिया के अंदर, तो ऑलरेडी अव्वल नंबर पे इंडिया है, क्योंकि 2 साल पहले के कंपैरिजन में आज करीबन 22% हमें इंक्रीज मिला है एफडीआई फ्लोज। और कौन से दोस्त को और ज्यादा मिला है? हांगकांग
जो चाइना का हिस्सा है, और सिंगापुर। बाकी सब देशों को नेगेटिव हुआ है उनका एफडीआई फ्लो, और इंडिया को 22% पॉजिटिव इन्फ्लो मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का जो भी एक्शंस है उसका असर ऑलरेडी सामने दिख रहा है हमें, राइट। और रिसेंट कोविड की जो असर चाइना से, वुहान से शुरू हुई थी, उसके कारण बहुत लोगों ने अपना फास्ट ट्रैक कर दिया अपना इंटेंशन टू रिलोकेट। 44% लोगों ने कहा है कि कोविड के कारण ही अब हम अपना चाइना से बाहर फैसिलिटी सेटअप करने की डिसीजन को आगे ला रहे हैं। और समझिए कि इसमें बहुत नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करने की भी बात चल रही है। तो ओवरऑल ये जो स्थिति है, ये एक इंडिया के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ में एक साइक्लिकल रिकवरी को बूस्ट कर सकता है। यानी 2021 में हमने 10.5% की जीडीपी की एक्सपेक्टेशन, और 2022 में 6.5। आप सोचेंगे कि 6.5 10 से नीचे है। नहीं नहीं, ये 10.5 क्यों दिख रहा है? क्योंकि पिछले साल -7% है। तो बेस इफेक्ट नेगेटिव होने के कारण ये आपको 10.5 दिख रहा है। ये 6.5 के ऊपर बेस इफेक्ट 10% का है, इसलिए 6.5 भी बहुत कम मत समझिए। पर मेरा मानना है कि ये 6.5 उसके अगले साल में शायद 7.5 8, और 2024 में हम 10% जीडीपी ग्रोथ करीबन समझिए पूरे डिकेड 2024 टू 2034 में हमें 10% जीडीपी ग्रोथ पर एनम आने की आशा जरूर रख सकते हैं। तो ये है चीज जो लॉन्गर टर्म अप्रोच, जिसके कारण लॉन्ग टर्म एफआईआईज हमारे देश में पैसा निवेश कर रहे हैं, राइट। तो इसको सपोर्ट देने वाली और एक चीज थी बजट, जिसके ऊपर हमने बहुत चर्चा किया है पिछले वेबिनार में। आप सबको पता है कि बजट में कैपेक्स के ऊपर ध्यान दिया था। अभी उसका रीजन आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बात मैंने जो बताई वो सब उसको सपोर्ट दे रही है। और आज भी गवर्नमेंट का रोल खाली कैटलिस्ट का रोल है, क्योंकि ओवरऑल कैपेक्स स्पेंडिंग के अंदर आप देखें 38% प्राइवेट कैपेक्स का रोल है, और 37% हाउस होल्ड का रोल है, क्योंकि थ्रू बाइंग हाउसेस एंड उनके थ्रू। तो 75% आज भी प्राइवेट प्लस हाउस होल्ड का ही सपोर्ट है, गवर्नमेंट का खाली 13% है। मगर ये 13% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 13% के कारण ही एक प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलती है। तो गवर्नमेंट के 13% से प्राइवेट का और भी बढ़त मिलता है। और इस ग्रोथ में खास करके प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में क्या देखना चाहिए हमें? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कब अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगी? जब उनको डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कम पड़ने की एक सोच है। मगर कोविड के कारण हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो लाल लाइन दिख रहा है, एकदम 50% के नीचे गिर गया था। इसलिए प्राइवेट कैपेक्स में किसी ने भी नई प्लांट बनाने की कुछ कोशिश भी नहीं की पिछले 1-2 साल में। पर अब देखिए वो लाल लाइन बढ़ने लगा है। आज 65% तक आ चुका है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और आने वाले दिन में मैक्सिमम रही है हमारे देश में 81%, जो 2011 में थी ऐसा देश। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे ही 70 को पार के आगे जाता है, आप प्राइवेट कैपेक्स का भी असर देखेंगे कि वो भी आके अनाउंस करेंगे कि मैं अपनी मोटरसाइकिल प्लांट या इंजन वाली प्लांट जो भी है मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो एक फर्दर बूस्ट देगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को, जब प्राइवेट सेक्टर भी हाथ मिलाती है गवर्नमेंट के साथ। और गवर्नमेंट का कैपेक्स एक कैटलिस्ट के थ्रू होता है ना, मैंने बताया कहां पे? रोड, रेलवे, डिफेंस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर। और अगर आप देखें तो स्टेट्स के बजट में भी 14% से 16% कैपेक्स की शेयर रेवेन्यू के कंपैरिजन में बढ़ रही है। और करीबन रेवेन्यू ग्रोथ इस साल फ्लैट है स्टेट्स का, मगर कैपेक्स ग्रोथ 37% की राइज दिखा रही है ईयर ऑन ईयर। तो ओवरऑल कैपेक्स के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। तो ये थी मार्केट के लिए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। तो मार्केट के ऊपर कुछ ध्यान देना है तो पहले मैक्रो के ऊपर ध्यान देना है। मैक्रो माने क्या? मैक्रो माने वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक मैटर्स है वो हमारे मार्केट के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ असर लाती है। तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि एक ग्लोबली सिंक्रोनस रिकवरी की बात हो रही है। वैक्सीनेशन भी करीबन $107 बिलियन डोसेस ऑलरेडी एडमिनिस्टर कर चुके हैं। ब्रेक्सिट का डील भी पॉजिटिव निकला, और डेमोक्रेट का भी स्वीप हुआ था अमेरिकन इलेक्शन में। तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल स्टिमुलस अब जारी रहेगी, और लिक्विडिटी भी
ग्लोबल सेंट्रल बैंक से करीबन $300 बिलियन पर मंथ आने की आशा है। ऐसी हालत में जब वहां पे डॉलर में लिक्विडिटी आती है तो उसके कारण क्या होता है कि लिक्विडिटी डॉलर को वीक करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बहुत पैसा आता है तो इंटरेस्ट रेट घटते हैं, तो इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो ये नोट छाप के कारण उनकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ती है। तो ये बात राइट, मैंने अभी देखा 1.7 बिलियन वैक्सीनेशन की बात। तो जब लिक्विडिटी पंप करते हैं तो नेचुरली उनकी करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ती है। इनको कहते हैं ट्विन डेफिसिट। तो ये ट्विन डेफिसिट जैसे ही बढ़ती है तो डॉलर वीक होती है, क्योंकि एक करेंसी का स्ट्रेंथ माने देश की मजबूती, और एक देश वीक हो रही है डेफिसिट के कारण तो उसकी करेंसी भी वीक होती है। यही मैं दिखा रहा हूं इस स्लाइड में कि जैसे ही करंट अकाउंट और करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ते हैं, डॉलर भी वीक होती है। तो ये डॉलर वीकनेस मार्केट के लिए बहुत खास चीज है, क्योंकि देखिए जब भी डॉलर वीक होता है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इमर्जिंग मार्केट की स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे लाइट ब्लू वाली लाइन है DXY, यानी डॉलर वर्सेस अदर करेंसीज, एक्स एंड वाई करेंसीज। तो डॉलर विथ ऑल द अदर करेंसी इन द वर्ल्ड, राइट, वो वीक हो रही है। तो देखिए यहाँ पे S&P 500 की मूवमेंट और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की मूवमेंट देख रहे हैं कैसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि S&P 500 को अगर हमने फ्लैट लाइन समझ लिया तो देखिए कि जैसे ही डॉलर वीकनेस होती है तो ऑटोमेटिकली इमर्जिंग मार्केट इक्विटी भी आउट परफॉर्म करती है। क्या कारण है इसके पीछे, ऐसी कोरिलेशन के पीछे? कि पहली चीज है कि जैसे ही डॉलर वीक होती है तो इमर्जिंग मार्केट की ओर कैपिटल मूव होता है एडवांस देशों से इमर्जिंग देशों को। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये ग्राफ देखिए, लाल में है डॉलर इंडेक्स और ब्लू में है ब्लूमबर्ग का इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लो प्रॉक्सी इंडेक्स। देख रहे हैं आप, जैसे ही डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लोस बढ़ते हैं। तो पहले कारण यह है कि इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज आउट परफॉर्म करते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा उनको चेस करता है। तो फर्स्ट रीजन वीक डॉलर का कोरिलेशन विद इमर्जिंग मार्केट आउट परफॉर्मेंस है इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लोस। और दूसरी चीज और हमारे देश के ऊपर आए तो ये लिक्विडिटी जो आई वीकनेस के कारण हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जबरदस्त बढ़कर आज $600 बिलियन से ज्यादा है। तो ऐसी हालत में हमारी इंपोर्ट की कवर 19 महीने यानी दुगना, 9 महीने से 19 महीने, तो 18 महीने 19 महीने की इंपोर्ट्स कवर करने की ताकत हमारे देश के पास है इन टर्म्स ऑफ करेंसी रिजर्व्स। तो ये इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लोज के अंदर इंडिया को जो भी फ्लोज मिला है वो सब आरबीआई ने अपने खजाने में रखा है, राइट। तो आने वाले दिन में ये लिक्विडिटी और भी बढ़ने की कोशिश करेंगे और मानते हैं कि दिसंबर 22 तक यानी और 18 महीने में करीबन $30 ट्रिलियन और लिक्विडिटी पंप होने वाला है। अगर ये सही रही तो समझिए कि डॉलर भी वीक होगा और इमर्जिंग मार्केट को भी और भी लिक्विडिटी की सपोर्ट मिलेगी, राइट। और इसके अंदर खाली यूएस का $9 ट्रिलियन का हिस्सा होने वाला है, यानी 29 ट्रिलियन के अंदर 9 ट्रिलियन खाली यूएस से वर्ल्ड में आएगा। तो ये तीन देश हैं, तीन सेगमेंट में कहता हूं, देश नहीं कहता हूं, क्योंकि एक है फेड जो यूएस का है, फिर यूरोप, पूरे यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान। ये तीन है मेन जो लिक्विडिटी वर्ल्ड के मार्केट के अंदर पंप करते हैं। और तीनों में देखिए लास्ट लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम और अब में कितना फर्क है इन टर्म्स ऑफ, और भी नोट छाप का प्रोग्राम जारी है, राइट। तो सेकेंड चीज क्यों स्टॉक मार्केट परफॉर्म बढ़ रही है कि यह है कि जब भी ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती है तो अर्निंग्स ऑफ कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट, उनकी अर्निंग्स भी बढ़ती है। तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ और 3 मंथ मूविंग एवरेज ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी को ट्रैक किया है। आप देख रहे हैं कैसे हाथों हाथ मिला के चल रहे हैं, यानी जैसे ही लिक्विडिटी आती है तो हमारी इंडिया की कंपनियों की अर्निंग्स भी बढ़ती है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है, और ये यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, तो वजह यह है कि जैसे ही ये लिक्विडिटी आती है और स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ती है तो दो चीज होते हैं। तो लिक्विडिटी आती है तो एक तरफ इंटरेस्ट रेट भी कट होता है, तो इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उनके डेट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसका असर कम होता है ईपीएस के ऊपर, तो इंटरेस्ट कॉस्ट उसके कारण कम होता है। मगर दूसरी चीज ये है
कि जैसे ही ये स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ती है तो सभी कंपनियां अपने डेट को इक्विटी से रिप्लेस करते हैं थ्रू आईपीओ, एफपीओ, रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट इक्विटी, जो भी कारण है। तो इसके कारण आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, देखिए 2 साल के अंदर एनएससी 500 के नेटवर्थ 36 से 38 ट्रिलियन में बढ़ गई है, मगर एट द सेम टाइम उनका डेट 28 ट्रिलियन से 27 ट्रिलियन गिरा है, ताकि उनकी डेट इक्विटी रेशियो 0.78 से 0.72, यानी ओवरऑल कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हेल्दी बन चुके हैं, यानी उसकी रिस्क रेटिंग भी बढ़ी गई है और उसके कारण उनकी रेजिंग ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों में उनको मुनाफा मिल रहा है। तो ओवरऑल इसके कारण ही आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स भी लिक्विडिटी के साथ बढ़ती है और ये फर्दर बूस्ट देती है स्टॉक मार्केट की अप परफॉर्मेंस में, राइट। तो ये मैक्रो सेटिंग को आप समझेंगे कि ज्यादा लिक्विडिटी पंपिंग की गुंजाइश है और उस लिक्विडिटी के कारण अर्निंग्स भी बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस भी बढ़ेगी जैसे ही डॉलर वीक होती जाती है। तो मैक्रो में ये फंडामेंटल फैक्टर समझकर मार्केट में देखें तो ये अर्निंग्स ग्रोथ की स्टोरी निफ्टी में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए कैसे 500 की लेवल से 700 और फिर 800 की उम्मीद है आज फॉरवर्ड ईपीएस ऑफ निफ्टी। पार्ट ऑफ द रीजन, अभी मैंने स्लाइड में बताया, पार्ट ऑफ द रीजन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की रिकवरी, राइट। और वैल्यूएशन की ओर एक आंख देखें तो राइट हैंड साइड ग्राफ में देखिए हमने S&P 500, यूरोप का इंडेक्स, जापान का इंडेक्स, तीनों को हमने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से कंपेयर किया है। तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन में आज S&P चल रही है, फिर उसके बाद यूरोप और जापान और लास्ट में इमर्जिंग मार्केट, यानी इतने बढ़त के बाद भी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अभी भी सस्ते में ट्रेड हो रही है कंपेयर टू द एडवांस कंट्रीज मार्केट। तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया की हालत कैसी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ पे आ जाइए तो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो इंडिया का प्रीमियम, फॉरवर्ड प्रीमियम वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और ऊपर ग्रीन वाला हरा निशान वाला लाइन आप देख रहे हैं उसको हम इमर्जिंग मार्केट के साथ हमारे देश के प्रीमियम को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या दिख रहा है आपको कि देखिए यहां पर तो 2017-18 जनवरी में पीक रही थी हमारी देश की प्रीमियम, उसके बाद इकोनॉमी की डाउनटर्न, एनबीएफसी क्राइसिस के कारण प्रीमियम का करेक्शन हुआ और फाइनली मार्च 20 में लोएस्ट प्रीमियम, इनफैक्ट वर्ल्ड के साथ डिस्काउंट में चली गई थी हमारी फॉरवर्ड प्रीमियम, कब, कोविड का वर्स्ट मंथ मार्च। पर उसके बाद देखिए कैसे हमारी वैल्यूएशंस वापस प्रीमियम बढ़ रही है फ्रॉम दैट लो। तो इंडियन प्रीमियम शार्प करेक्शन के बाद आज वापस बढ़ने लगी है, और अभी भी दिसंबर 17 की जो पीक लेवल थी प्रीमियम की उसके नजदीक अभी तक आई नहीं है। तो इतने बढ़त के बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारी मार्केट जो ऑलवेज प्रीमियम पे ट्रेड होती है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट, अभी भी वो लाइफ टाइम हाई लेवल पहुंच नहीं चुकी है और अभी भी ग्रोथ होने के लिए रूम बाकी है इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड पीई। तो ऐसी हालत में देश के अंदर देखें और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो तीनों की लॉन्ग टर्म लाइन से ऊपर ही चल रही है करीबन अपना वैल्यूएशन फॉरवर्ड पी, और स्मॉल कैप इंडेक्स अपनी करीबन ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई तक पहुंची है, लार्ज कैप अभी भी उससे नीचे है और मिड कैप बहुत नीचे है। मगर ओवरऑल इस लॉन्ग टर्म लाइन से प्रीवियस पीक से कंपैरिजन में अभी भी हमें लग रहा है कि आज की स्थिति में वैल्यूएशंस रीजनेबल ही लग रहे हैं इंडिया के मार्केट्स में, और इसके अंदर मिड एंड स्मॉल कैप्स अभी भी लार्ज कैप्स को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। तो ये इसमें भी दिख रहा है, जो अंके हम तीनों इंडेक्स को इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक अच्छी साइकिल जो पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फेज 1 में क्या होता है, साइकिल अच्छी चलती है इकोनॉमिक साइकिल, तो स्मॉल कैप ने 1400% बढ़त दिखाया, मिड कैप ने 900% और सेंसेक्स ने 500, यानी जैसे ही इकोनॉमिक बढ़ती है तो स्मॉल कैप सबसे बेस्ट फॉर्म करती है, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप। अब देखिए मार्च पिछले साल से जो रिकवरी चल रही है वहां पे भी देखिए सेम, यानी सेंसेक्स का 88%,
मिड कैप का 109% और स्मॉल कैप का 144%। तो अभी भी सेम रेशियो में चल रहा है, मगर डिफरेंस देखिए, पहले की इकोनॉमिक साइकिल में 3 गुना करीबन स्मॉल कैप लार्ज कैप से रिटर्न दिया था। तो अब तक उतना फासला नहीं दिख रहा है ना। तो आने वाले दिन में जैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी मजबूत होती है, ये डिफरेंस और भी आपको बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो इन दैट टर्म, अब अगर हम प्रीवियस पीक यानी दिसंबर 17 की पीक से वैल्यूएशंस को कंपेयर करें, तो कुछ आइडिया मिलेगा हमें कि अगले 1 साल 1.5 साल में मूवमेंट कैसी रहेगी। तो दिसंबर 17 में निफ्टी का फॉरवर्ड पी था 17.8, आज निफ्टी की फॉरवर्ड पी है 19, यानी 1.3 वैल्यूएशन बढ़ गई है। तो लार्ज कैप्स पिछले पीक से और भी ज्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहे हैं 1.3। स्मॉल कैप के ऊपर आ गई है, पहले 19.9, आज 19.1, यानी अभी ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस पीक के करीब आ चुकी है स्मॉल कैप। मगर मिड कैप देखिए, पहले 24 पी पे थी, आज खाली 14 पी पे ट्रेड हो रही है मिड कैप, यानी 10 आंकड़े कम में ट्रेड हो रही है। यानी मिड कैप अभी भी वैल्यूएशन में बहुत गैप है पिकअप करने के लिए। तो नीचे वाला टेबल में देखिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने दिखाया कि प्रीमियम डिस्काउंट ओवर निफ्टी, दिसंबर 17 में मिड कैप इंडेक्स 35% प्रीमियम में ट्रेड हो रही थे, आज वो 29% डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है। वैसे स्मॉल कैप तब 12% के पीक पे थी, आज करीबन निफ्टी के वैल्यूएशन के करीब चल रही है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मिड कैप में अभी भी वैल्यूएशन पिकअप के लिए बहुत रूम है, और जैसे ही अर्निंग्स सामने दिखेंगे तो मिड कैप का रिटर्न्स भी आप बढ़ते हुए देख सकते हैं, राइट। तो अंत में हम देख रहे हैं कि स्टोरी तो अच्छी सुना रहा हूं मैं, मगर क्या रिस्क फैक्टर भी है इसमें? बिल्कुल होते हैं। तो रिस्क फैक्टर पहली चीज है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि दुगना वैक्सीनेशन होगा और इसको कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो सबसे बढ़िया रिस्क हमारे देश के लिए और बाहर के देश के लिए भी वो सबसे बड़ा रिस्क हमारे मन के अंदर रखना पड़ेगा। और ऊपर हम देखें ग्लोबल फैक्टर्स में रिस्क क्या होता है कि डॉलर की वीकनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिक्विडिटी और पंप होगी। मगर अगर यूएस इकोनॉमी वापस जल्दी रिकवरी फेज पे आ गई और इन्फ्लेशन का डर आ गया, तो फेड रेट हाइक कर सकती है। तो यूएस इकोनॉमी की रिकवरी के पीछे डॉलर भी मजबूत हो जाएगी। तो डॉलर मजबूत होगी तो वीकनेस से जो इमर्जिंग मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है वो रिवर्स हो सकता है। तो पहली चीज हमें ट्रैक करना चाहिए कि डॉलर की वीकनेस वर्सेस डॉलर की स्ट्रेंथ। सेकेंड चीज जो हमें देखना है कि कमोडिटी की रैली, आप देख रहे हैं कि चाइना की वजह से मेटल्स की रैली बहुत बढ़ चुकी है, मेटल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और ये रैली अगर सस्टेन होगी, अगर मेरी बात यह है कि ये रैली अभी शॉर्ट टर्म में उतना सस्टेनेंस की चांस नहीं है, क्योंकि चाइना में ये लेंडिंग बेस्ड रैली हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंडिंग के ऊपर। ऑलरेडी चाइनीज गवर्नमेंट थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश कर रही है अपना क्रेडिट पिकअप को। तो अगर वो कम हो गई तो कमोडिटी प्राइस भी स्टेबलाइज होंगे, मगर इसका अपवर्ड ट्रिगर अगला आएगा जब यूएस कांग्रेस और यूएस सेनेट दोनों पार्लियामेंट बाइडेन के $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम है वो बिल को अगर पास करते हैं, तो समझिए कि और दम पकड़ेगी कमोडिटी प्राइसेस और बढ़त शुरू होगी, क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जबरदस्त कमोडिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक डिसीजन है जो कि आने वाले दिन में हमें पता चलेगा कि क्या यूएस पार्लियामेंट ये बिल को पास कर लेती है। तो वो सेकंड चीज। और अगर कमोडिटी प्राइस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन नेचुरली बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेंगे तो फेड को भी ग्रोथ से इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो वो टेपरिंग की बात करेगी। टेपरिंग माने बॉन्ड परचेसेस को वापस लेना। तो ऐसी हालत में जरूर ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि लिक्विडिटी पुल आउट तो मई 2013 की याद होगी, जब टेपरिंग के शब्द ने मार्केट के ऊपर एक जबरदस्त करेक्शन लाए थे। तो ये है इंटरनेशनल रिस्क फैक्टर्स। सिमिलर है डोमेस्टिक रिस्क फैक्टर्स। अगर रुपी के ऊपर डिप्रिसिएशन का डर आ गया, कब आ सकता है? पहली चीज, अगर एफआईआई पैसा निकलते हैं तो एक तरफ रुपये के ऊपर दबाव आ सकता है। सेकंड, ऑयल का दाम अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करती है, तो उसके कारण भी रुपये के ऊपर दबाव आ सकता है। तो रुपये अगर वीक हो गई तो समझिए कि इनपुट कॉस्ट सबके बढ़ जाएंगे, तो वो एक मार्केट के लिए रिस्क है।
सेकंड है मानसून की आउटलुक। अब तक खबर अच्छी है और स्काईमेट और इंडिया मेट दोनों ने पॉजिटिव दिया है, मगर आने वाले महीने में इसको भी ट्रैक करना की जरूरत है। और अगर मानसून बैड होगी तो समझिए कि फूड इन्फ्लेशन का असर इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। और इंटरनेशनली अगर ऑयल और बाकी कमोडिटी प्राइस बढ़ते हैं तो वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आ सकता है। तो ये दोनों रिस्क को लेते हुए अगर ऐसा हुआ तो आरबीआई भी अपना फोकस को अकोमोडेटिव स्टैंड, ग्रोथ सपोर्टिंग स्टैंड से इन्फ्लेशन फाइटिंग स्टैंड पे आकर लिक्विडिटी को वापस करने की कोशिश कर दिया तो स्टॉक मार्केट को वो अच्छी खबर नहीं है। तो ये है रिस्क फैक्टर्स। मगर खाली ये रिस्क को देखने से फायदा नहीं है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आ सकती है और कौन सी चीज मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान के ऊपर है इन फैक्टर्स के अंदर। तो उसको ही मैंने अगले स्लाइड में दिखाया कि वर्ल्ड की ग्रोथ इज द बिगेस्ट रिस्क। क्योंकि अगर वर्ल्ड वीक में चलती है तो लिक्विडिटी जारी रहेगी, तो डॉलर वीक रहेगी, तो इमर्जिंग मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और लाइफ जैसे ही चल रहा था वैसे चलेगा, मार्केट लाइफ टाइम हाइस पकड़ेगी। मगर अगर ग्लोबल रिकवरी वापस आ गई, यानी 2020 की बात कर रहे हैं क्योंकि 21 तो आधा साल हो चुकी है, 2020 में 4.8% ग्लोबल ग्रोथ की आज फोरकास्ट है। अगर वो 4.8 से 5.5 या 6% तक चली गई तो समझे जो भी रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए मार्केट के लिए वो आ जाएंगे। तो ये ग्लोबल ग्रोथ को ट्रैक करने की जरूरत है। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि प्री कोविड लेवल को पार कर चुकी है ग्लोबल ग्रोथ। तो ये एक रिस्क हमें याद रखना चाहिए कि जो ग्लोबल ग्रोथ और यूएस ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट मिलेगी, मगर स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट के लिए ये बिगेस्ट रिस्क है, मगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए ये बिगेस्ट पॉजिटिव है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा ये नेगेटिव विद दिस पॉजिटिव, राइट। तो बात जो मैंने करी कि कौन से फैक्टर्स में से मार्केट के ऊपर ज्यादा असर रखते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बबल का साइज भी यहाँ बढ़ाया है। तो सबसे बड़ा बबल है कमोडिटी वाला, यानी कमोडिटी की प्राइस राइज जो हो रही है तो आने वाले दिन में क्या और बढ़ने वाली है या गिरने वाली है, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर वन। नंबर टू, साइज में देखे फेड, यानी फेड का टेपरिंग या इन्फ्लेशन फाइटिंग स्टांस या लिक्विडिटी को कम करवाना या इंटरेस्ट रेट को हाइक करना, ऐसी अनाउंसमेंट से मार्केट को बहुत डर है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव, जैसे कल खबर आई थी कि अभी तक नजदीक में कुछ नहीं है टेपरिंग की बात, तो अच्छी खबर से मार्केट जबरदस्त उसको पकड़कर ऊपर चलेगी। तो ये एक फैक्टर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका तीसरा कारण मैं समझूंगा डीएम, डेवलप्ड मार्केट के रीओपनिंग। अगर वहां पे ग्रोथ का वापसी दिख रहे हैं तो वो भी मार्केट के लिए एक फैक्टर है। फिर उसके नीचे है ऑयल के दाम, कितना इंडिया के लिए बहुत असर रखता है। ऑयल का दाम 70 के लेवल पे है तो चलता है, मगर 80-90 पे चली गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद बाकी के जो नंबर्स मैंने यहाँ दिखाए, तो ये मार्केट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो ओवरऑल समरी के लिए मैंने जो भी आज हमने प्रेजेंटेशन में किया उसको मैंने समराइज किया है। जो पॉइंट्स मैंने मिस किया उसको मैं हाईलाइट करता हूं। एक है कि रूरल इंडिया का डिमांड अभी भी स्ट्रांग है ऑन द बैक ऑफ गुड मानसून, डबल डिजिट खरीफ प्रोक्योरमेंट ग्रोथ और गवर्नमेंट की खर्चा के कारण। और इस पैंडेमिक से अभी तक रूरल इंडिया पे उतना असर नहीं दिख रहा है, अगर वो हो गया तो रूरल इंडिया पे थोड़ा असर आ सकता है। बाकी के पॉइंट सब मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, कैपेक्स और कोविड का इफेक्ट, हाउसिंग पीएलआई, डिमांड रिकवरी और सिमिलर्स के फीचर्स। तो हमारी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में हम अभी भी एक रीजनेबली वैल्यूड ग्रोथ फोकस रखेंगे और डोमेस्टिक में हमारी फोकस होगी इन्वेस्टमेंट साइकिल की रिसर्जेंस और एक सेकुलर कंजम्पशन स्टोरी। और ग्लोबल इस ग्रोथ के पीछे हम फोकस रहेंगे सेक्टर के ऊपर, क्वालिटी फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के ऊपर, बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर, ऑटो सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये हमारी की सेक्टरल पिक्स होगी। और ग्लोबली अगर रिकवरी आती है तो हम मेटल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो एंसिलरी और आईटी सर्विसेज थ्रू प्ले करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल हमारी आईटी के ऊपर भी व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद एक मल्टी ईयर क्लाउड में माइग्रेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे डेफिनेटली आईटी कंपनियों को बेनिफिट मिल सकती है। उससे मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं। बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.